अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान खौफनाक जंग जारी है। जंग के 10वें रोज दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इसराइल और अमेरिकी हमलों के साए तले ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। चीन और रूस ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तैनाती को खुशाइन करार दिया है। चीन का कहना है ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की मुखालिफत करेंगे। क्या अमेरिका के लिए मुश्तबा खामनाई बतौर नए सुप्रीम लीडर काबिल कबूल होंगे? इसराइल की तरफ से ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले के बाद क्या अमेरिका इसराइल से नाराज हो गया है? ईरानी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले के बाद तेजाबी बारिश पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है? अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तवालत पकड़ती जंग का अंजाम क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान में मनपसंद हुकूमत बना पाएगा? मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नजर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी 55 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। क्या पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? क्या पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी लगने जा रही है? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत, उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि यकीनी तौर पर एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया मुल्क पर, और जहां पर हम इस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा देखते थे तो वो एक आम आदमी के लिए क़यामत साबित होता, तो वहां पे 55 रुपए का इजाफा हो गया। तो क्या देखते हैं, क्या कोई और सोर्सेज नहीं थे कि जहां से हुकूमत इनकम बढ़ा सकती या कुछ और मामलात कर लेती कि ना कि सारा बोझ जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ही डालना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमें ये समझना है कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है, ये एक ऑयल शॉक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी अवेलेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। ब्रेंट की कीमत $70 थी, जो आज $100 के करीब है इस वक्त जब मार्केट ट्रेड हो रही है, और ये 119 से नीचे आया है इसलिए कि G7 कंट्रीज ने कहा है कि हम अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको ओपन अप करेंगे। पाकिस्तान एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, ना सिर्फ तेल की जरूरियात के लिए बल्कि बिजली बनाने के लिए भी। इसी तरह डिपेंडेंट है ऑन दी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ LNG इंपोर्ट, LPG इंपोर्ट। सो हमने अपना पूरा निज़ाम जिस तरह तरतीब दिया है, एक तो उसके बारे में आज हमें दोबारा सोचना चाहिए कि इस निज़ाम को कैसे ठीक करना है। इन द शॉर्ट रन प्राइस पास थ्रूज एक ऐसा जरूरी अमर है, जो चीज हम बनाते नहीं है वो प्राइस पास थ्रू करनी है। सो प्राइस पास थ्रू जो कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक की कीमत ली होती है, प्लैट्स जो सिंगापुर की प्राइस है वहां की, वो अगले 15 दिन में प्राइस पास थ्रू होनी थी, जो हो रही थी। फिर एक एब्रप्ट चेंज आया। हुकूमत ने ये चेंज इसलिए किया कि अगर ये ना करते तो होर्डिंग होना शुरू हो गई थी, उन्होंने रोक लिया था, जखीरा अंदोजी हो रही थी मुल्क में, इसलिए कि जब 15 को कीमत बढ़ेगी तब वो बेचेंगे, और एक शॉर्टेज सी डेवलप हो रही थी जो कि अनकॉल्ड फॉर थी। नंबर 2, लोग भी डिमांड बढ़ा रहे थे कि शायद कोई शॉर्टफॉल हो रहा है क्योंकि नहीं मिल रहा था, वो ज्यादा अपनी गाड़ियों में, अपनी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल भरवा रहे थे। अब इस पे तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि क्या 55 के 55 रुपए पास ऑन करने चाहिए थे, और ये सिर्फ ऑयल इंपोर्टिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कमर्शियल एंटिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको ही पास ऑन करना था, या ये पास ऑन करते किस में, जो आपका प्राइस में PDL बिल्ड है, जो जिसको हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, और इतना ना करते और स्टैगर करते, ये एन मुमकिन है। पर ये जो इम्पैक्ट है ये तो सर, यही बात यहाँ पे हम देखते हैं कि सर पाकिस्तान की जो प्राइस का जो एक रेज आया है, ये कंपेयर किया जा रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री से। वो कहते हैं वहां पर इतना बड़ा एक जंप नहीं लिया गया जितनी तेजी से यहां पर जंप ले लिया गया, और खासतौर पर उस जो एक मयाद का तेल की जिसकी पेमेंट हम कर चुके थे। जी, पेमेंट तो आप जरूर कर चुके थे। 15 फरवरी और 28 फरवरी के दरमियान जो प्लैट्स की एवरेज कीमत है वो पास ऑन कर रहे थे, बट ये जंप इसलिए लिया गया है कि ये एक प्राइस सिग्नल है। सो प्राइस सिग्नल इसलिए किया जाता है कि लोग जखीरा अंदोजी भी ना करें और लोग ज्यादा खरीदें भी ना, और डिमांड को कर्टेल करना है।
प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि थोड़ा सा ऑयल कंपनीज को बेनिफिट चला गया है। उस बेनिफिट को अगर हम सेव कर लेते, अगर बढ़ाना ही था ये प्राइस सिग्नल इन पेट्रोलियम लेवी, ये हम एग्री कर सकते हैं और स्टैगर कर देते। पर प्रॉब्लम इज मच डीपर। प्रॉब्लम ये कि ये तो एक सिग्नल था, हमें जो बाकी सिग्नल्स देने थे, जो कॉम को शील्ड करना था, आई थिंक उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, जिसकी बातें आज जब 10 डेज पास कर गए हैं तब हम कर तो जरूर रहे हैं बट अभी कर नहीं पा रहे। उनका उसका क्या मतलब है? देखिए, आपको इसके साथ साथ जो मेजर्स लेने थे वो सबसे इंपॉर्टेंट ये थे कि वर्किंग हैबिट्स चेंज कर देते। अब इससे मैं क्या कहता हूं, ये फ्रेमवर्क है डिमांड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो बहुत से मुल्कों ने करना शुरू कर दिया है। यानी कि वर्किंग पैटर्न्स 5 डे से 4 डे चले जाते। ये मैं मिसाल बड़ी सिंपल सी देता हूं, आप समझ जाएंगे बात। पाकिस्तान अगर आपको कहे कि 5वें दिन दफ्तर ना आए और आप 4 दिन वर्क करें, 5वें दिन का फ्यूल आपने सेव किया, आपकी कॉस्ट बढ़ी पर 4 दिन की बढ़ी, सो आपकी पर्स पे इंपैक्ट नहीं आया। आपने तेल कम सेव किया, इसका मतलब है कि इंपोर्ट कम हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे प्रेशर कम आया। सो कहने का मतलब यह है कि हम डीपर काम भी साथ साथ कर लेते तो ये प्राइस इंपैक्ट फील ना होता। हम इसी तरह अगर स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी पे भेज दें, उससे क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने सर भेजना शुरू कर दिया उनको। एब्सोल्युटली, ये तो दूसरी तीसरे दिन ही हमें कर जाना चाहिए था। क्यों मैं कहता हूं कि ये कर जाना चाहिए था? ठीक, इसलिए अच्छा कर सर, जाना सर यहाँ पे चाहिए क्योंकि वक्त सर बड़ा महदूद सा है, कथा कलामी की माजरत सर, ये तेल की प्राइसेस और कितनी बढ़ सकती हैं? और खासतौर पर अगर हम ईरान को सामने रखें तो क्या कुछ ऐसा भी जरिया हो सकता है कि ईरान से हम कुछ तेल ले लें? यकीनी तौर पर हालात तो बड़े मखदूश हैं इस वक्त ईरान के हवाले से। बलूचिस्तान के जरिए से तेल तो आता है, ये तो सबको मालूम है पाकिस्तान में, और वो तेल ऑल ओवर द कंट्री तक चला जाता है। ये तो एक बात है, बट दैट कांट टेक केयर ऑफ आवर नीड्स। सो हमें करना ये है कि रेड सी के थ्रू, फुजैरा के थ्रू, जो यूएई का है और सोर्सेज से इस वक्त तेल की सप्लाई को इंश्योर करना है जितना कर सकते हैं। तेल के जखायर लॉन्ग टर्म नहीं है, डिमांड मैनेजमेंट इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। इसीलिए मैं कहता हूं जैसे स्कूलों की मोबिलिटी मैनेजमेंट, कोटास लगाना, एनर्जी एफिशिएंसी, रात को रैंप अप ना होने देना ताकि डीजल ना जाया हो, पब्लिक बिहेवियर का तब्दील होना, और आखिर में ये मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन करना। बट तेल की कीमत अभी थोड़ी सी और बढ़ेगी पाकिस्तान में, इसलिए कि ये जो तेल की कीमत है ये तो प्रॉब्ली $80-85 पे है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे भी इंपैक्ट आया, पाकिस्तान पे मल्टी लेयर्ड इंपैक्ट है, रेमिटेंसेस पे इंपैक्ट आ सकता है, एक्सपोर्ट हिट हो सकती हैं। सो पाकिस्तान को अभी एक प्रूडेंट मैक्रो मैनेजमेंट करके इस वक्त से गुजरना है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन यही है कि कितना तेल बढ़ सकता है, क्योंकि आपका इस हवाले से काफी नजर है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, आपके तजर्बे से फायदा उठा लें तो और अभी क्या हो सकता है इस कि जिसके लिए अब इस वक्त कौम को तैयार रहना चाहिए? देखिए, अगले हफ्ते में एक राइस तो आएगा, चाहे वो 15 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, एक प्राइस पास थ्रू तो करना पड़ेगा। इसको रोका जा सकता है, आईएमएफ से डिस्कस कर लें, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 105 रुपए है इस वक्त पेट्रोल पे। आई थिंक इसको थोड़ा सा निगोशिएट आउट कर लें तो 15-20 रुपए यहां से निकाले जा सकते हैं। ये एक अनसर्टन टाइम्स हैं, आई थिंक ये एडजस्टमेंट हो सकती है। 118 अरब रुपए माहाना की बुनियाद पे इसमें कलेक्ट हो सकते हैं। अपने एक्सपेंडिचर्स को अगर गिरा देंगे, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपना डेवलपमेंट और जारी खर्चात में कमी, कटौती लाएं फौरी तौर पे। अगर ये कटौती ले आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये 55 अरब यूज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर कट से, और तेल को इतना पास ऑन ना होने दें। उम्मीद ये करें कि ये वॉर जो है 4-6 हफ्ते से आगे ना चली जाए। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी 22 दिन का जखीरा मेरा ख्याल है। अगर ये वॉर इससे आगे चली गई तो फिर हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो रशियन ऑयल हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से रेड सी से यूज करने जाएं, चाहे वो हम यूएई से करें, तो हमें ये मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक, जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात देखिए, मैं लोगों को कहता हूं कि अपना लाइफ पैटर्न आज तब्दील करें, छोड़ दें थोड़ी देर हुकूमत क्या करती है। आप पेट्रोलियम को कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा डिस्क्रेशनरी बाहर जाना काट दें, 8 बत्तियां जलाते हैं 4 पे आ जाएं। अगर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गीजर को थोड़े अरसे के लिए बंद कर दें, गर्मियां आ गई हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। पानी का भी इस्तेमाल कम करें, ट्यूबवेल का इस्तेमाल। 25 करोड़ आवाम अगर ये करेगी तो जो इस वक्त 22 दिन के जखायर हैं वो 35 दिन के यूज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर पर आवाम को इस हवाले से इस तमाम सूरत हाल पर नजरसानी करने के साथ साथ हुक्मरानों को भी देखना है कि वो चीजें कि जिसके हवाले से आवाम नाला नजर आते हैं, उन तमाम खर्चों के हवाले से हुकूमत को भी नजरसानी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान अजीज साहब, आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए, सर क्या अमेरिका के लिए काबिल कबूल हैं?
सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो सर कि पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही है। एक टाइम था माजी में भी जब पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $110 पे गई थी जी, उस वक्त भी पाकिस्तान में $300 पेट्रोल नहीं था। और ये जो पास ऑन हुआ इसका कोई लॉजिक नहीं था। ये सप्लाई ये चेन इस तरह नहीं होता कि आप पुरानी कीमत को अगली पे पास ऑन कर दें। बिल्कुल ये IMF की डिक्टेशन थी, अगर एक दिन पहले चल रही थी, आपको पता कि लेवी कम करें और गवर्नमेंट के पास क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, वो टैक्सेस नहीं जमा कर सके, तो उन्होंने सारा का सारा जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया। दूसरी बात, आवाम बेचारे तो सब कुछ कर लेंगे जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बत्तियां भी कम जला लेंगे अपने, लेकिन ये जो अनलिमिटेड पेट्रोल जो आपके सीनियर ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, उसको कौन कम करेगा? दूसरे ये एक बंदे के साथ 40-40 गाड़ियों को गानवाई जो चलता है, वो कौन सा वो जो गाड़ियां चल रही होती है वो पानी पे चल रही होती है। ये आवाम बेचारे सब कुछ कर लेंगे। आप उन्होंने कहा कि जी खाकान साहब ने कहा कि बिजली गैस का हम इस्तेमाल करें। आपको पता है गवर्नमेंट ने गैस की लोड शेडिंग करके सिर्फ अफ्तार और शहर में गैस आ रही है। बिल्कुल ऐसे तो बात ये है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है आवाम की, हर चीज आवाम पे पास ऑन नहीं होती है, हर चीज आवाम के ऊपर नहीं डाली जाती है। ये मुल्क है, यहाँ पे हर चीज आप आवाम पे डाल। आप मुझे अनलिमिटेड पेट्रोल आपके वहाँ इस्तेमाल होता है अपना ये जो आपकी सिस्टम में, उसको कौन रोकेगा? ये 4-4 10-10 गाड़ियां जो चलती हैं एक बंदे के साथ, ये क्या पानी पे चलती हैं? तो हुकूमत अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखे कि वो क्या कर रही है, क्या उसने अपने खर्चे घटाए हैं? आपको पता ही है पिछले दिनों आया था कि एक दिन में कितना खर्चा ये हुकूमत लेके हुकूमत चला रही है। सर आज कुछ मुय्यज़ नहीं है, इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े कॉन्वॉय नहीं चलेंगे और ये जो सरकारी अफसरान है ये वर्क फ्रॉम होम जो है उसको प्रेफर करेंगे। अब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ना कुछ मुय्यज़ नहीं जा रही, उनको कहें, उनको ये कहें कि एक गाड़ी वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसे यही सर किया जाए। आगे 6-6 डाले नहीं लगे होंगे जब वो घर आएंगे, वो दफ्तर आएंगे जी। तो ये हुकूमत अपने ये हमें पता है ये मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त का जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, इंटरनेशनल कुव्वतें हैं इंटरनेशनल, लेकिन उसके लिए हमें अपना घर ऑर्डर करने पड़े। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, सर आवाम भी फिर कसूरवार नहीं है सारी सूरत हाल में, यकीनी तौर पर उनको मिसाल कायम करनी पड़ेगी, आवाम के ऊपर हर चीज ना चाट डाल दें। बिल्कुल जहाँ मुज्तबा खामनाई की आपने बात की जी, और उनका पता ही आपको, मुज्तबा खामनाई जो है वो इससे पहले मतलब उन्होंने IRGC में भी किया है, फिर वो बड़े इफेक्टिव रहे हैं। उन्होंने इवन वो जो अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जो है उनकी तमाम की तमाम वो थर्ड इन लाइन थे और वो तमाम उन चीजों को लेके चलते हैं जो उनके फादर लेके चल रहे थे। तो अब ये चीजें जो ईरान के अंदर जो भी हो रही हैं उसमें बुनियादी तौर पे आप देखते हैं कि एक सिस्टम के तहत काम हो रहा है और वो सिस्टम जो है वो सुप्रीम काउंसिल से लेके और ऊपर से लेके और नीचे तक जाता है और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो IRGC का भी है और उसके साथ पासदारान इन्क़लाब का बहुत बड़ा रोल है। और 1987 में IRGC जिस तरह से उन्होंने सर मुल्क संभाला हुआ यकीनी तौर पर एक सिस्टम के बगैर हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी जंग में। ये चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं कि जंग के बादल के अंदर भी वो लोग अपने सिस्टम को चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर ना कोई एलीट है, नीचे ना कोई आम आदमी है, दे आर कैरिंग ऑन अ सिस्टम जिसकी वजह से, और ईरान जिस तरह जवाब दे रहा है और आपको पता है कि कल जो बमबारी हुई है उसमें उन्होंने बता दिया है। अब ये कहना कि जी बमबारी कोई अच्छी बात है ये तो हम नहीं कह सकते, बट व्हेन इट इज फोर्स्ड अपॉन यू, जब आपके ऊपर जंग आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाए तो फिर वो तो दुनिया भी कहती है, आपको कानून भी कहता है, आपका मजहब भी कहता है, आपका बिलीफ भी कहता है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है और रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर आपने अपने हर वो म्यूनिशन इस्तेमाल करना है। कि अगर अभी कहा जा रहा है कि ईरान ने कल वो क्लस्टर बॉम्ब्स का वो एक सिस्टम है जिसके अंदर 80 क्लस्टर बॉम्ब जो है बाहर निकलते हैं, तो आप ये देखिए ना कि ईरान ने इजराइल ने कल किया था कि डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करके आम आदमी को महरूम कर दिया पानी से। 30 के 35 गाँव जो इफेक्ट हुए, उसके बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लगा दी और रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है बहरीन से फायर हुए थे। तो अगर अभी तक बहरीन के अंदर से ये चीजें हो रही हैं या बाकी ममालिक से होंगी तो उसके बाद फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था ना
अपना ट्रम्प का कि आप रिजीम चेंज करेंगे, बिल्कुल उसके पास उसके ऊपर जो सीआईए ने उनको असेसमेंट सबमिट कराई थी ना, और सीआईए की असेसमेंट तो ट्रम्प को 4 हफ्ते पहले बता दी गई थी, और पेंटागन का जो इजलास हुआ है वो बंद कमरे में, उसमें भी उन्होंने बता दिया था कि जी अगर आप खamenei साहब को तब्दील करेंगे तो उसके बाद जो वहां पे क़यादत आएगी वो उनसे ज्यादा भी हार्डेंड होगी। तो आप इस तरह देखिए, बिल्कुल ठीक। चले ठीक सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले तो एक तो वही कि इस वक्त तक अभी तक हमें कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं मिल रही नेतन्याहू के हवाले से, कुछ इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। और दूसरी सर, क्या दुनिया को तमाम हम देखते हैं कि एक इस किस्म के लेक्चर्स देना कि दुनिया के हम माहौल के हवाले से बड़े जो है वो कंसर्न हैं, हमारे लिए बड़े हालात जो हैं वो नासाजगार है, और ऐसे में खुद से ऑयल रिफाइनरीज में आग लगा देनी और जिससे इस हद तक पोल्यूशन फैलनी कि तेजाबी बारिशें शुरू हो जाएं, तो सर ये क्या है दुनिया के असूल इस वक्त? रहमान दुनिया में कोई असूल नहीं चल रहे, और यही बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि ट्रंप को सिर्फ ट्रंप रोक सकता है। नऊजुबिल्लाह खुदाई का दावेदार बन गया है और फिरौन बन चुका है। और अब देखें, झूठ भी पकड़े जा रहे हैं। CNN के ऊपर बकायदा जो उन्होंने कल रात जहाज से इंटरव्यू दिया कि जी मीनाप के अंदर जो 165 बच्चियां और 12 जो उस्तानियां जिनको शहीद कर दिया गया था बेदर्दी से, बकायदा टारगेट किल करके, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी ये तो ईरान का अपना काम है। बाद में CNN ने पूरा ढोल का पोल खोल के रख दिया और कहा कि जी ये तो इन्होंने किया है और इसमें बराह रास्त ये मुलविस हैं। इसलिए ना वो इंसानी हकूक को मानते हैं, ना वो आलमी कवानीन को मानते हैं, ना यूनाइटेड नेशन, ना नेटो, ना किसी अरब लीग, कोई किसी चीज को नहीं मानते। अब ये जो इनके ऊपर तेल के कुओं के ऊपर हमला किया गया है, इससे तो जो अमेरिकन कॉरपोरेट अमेरिका है वो बड़ा बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। और यहाँ लगता यह है कि अभी जो मेरे पास इतलात हैं उसके अंदर उन्होंने इजराइल को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा सरदनिश की है कि ये तो वो तेल के ज़खायर हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहते थे, अब उनको आग लगा के आपने अरब दुनिया के अंदर ना सिर्फ तेजाबी बारिशों के लिए एक जगह पैदा कर दी है, बल्कि जो आबी माहौल है उसको भी तबाह कर दिया है। आप देख लें कि 90% से ज्यादा पानी वो डिसैलिनेशन के जरिए हासिल करते हैं, समुद्र के खारे पानी को मीठा करके वो पीते हैं। तो अगर पीने का पानी भी वहां खत्म हो जाएगा तो फिर माहौल तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और फिर देखें, ट्रंप ने आयतुल्ला खामेनाई को रिप्लेस किया है आयतुल्ला खामेनाई से। अभी तक तो अमेरिका की कोई भी जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए खित्ते के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि पूरी दुनिया इस टाइम पे एक जंग की चक्की में झुलस चुकी है और तकरीबन 7% दुनिया की मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, यानी कि अफरात-ए-ज़र, उसका बढ़ने का इनका इम्कान दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया का जो इस टाइम पे कारोबार है वो ठप हो गया है और साथ ही साथ मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, इसी हवाले से अब्दुल्ला साहब हमने मजीद गुफ्तगू करनी है और खासतौर पर ईरान के हवाले से बात करनी है कि ईरान के पास कितने और हथियार हैं, कितनी देर तक मज़ाहमत कर सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजफ्फर अली साहब भी हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला साहब, एक तो आप जो बात कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिएगा और इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान के पास अब तक कितना रिटेलिएशन के हवाले से मवाद मौजूद है, कितने अरसे तक मजीद वो इस जंग को खींच सकता है? देखिए, मैं जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था उसके अंदर यही था कि एक तो पानी के पीने का बहुत बड़ा मसला अरब दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है। दूसरी जानिब ये कंटेमिनेटेड वाटर को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वहां जिस तरीके से इतलात आ रही हैं कि तेल आ गया है और साथ ही साथ आपने तेजाबी बारिश की बात की, ये तमाम जो तेल के कुओं को आग लग गई है, इसके अलावा जिस किस्म के वाइट फॉस्फोरस के बॉम्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मजीद इस्तेमाल होंगे ईरान के ऊपर, इससे बात बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि ये केमिकल वॉरफेयर की तरफ भी बात जा सकती है। याद रखें कि अमेरिका ने हमेशा हर किस्म की वायलेशन माजी में भी की और इजराइल ने भी की है। उन्होंने किसी आलमी कानून, कायदे, जेनेवा कन्वेंशन, किसी की भी वो परवाह नहीं करते। आप उनके कवानीन को देख लें तो आपको रेंडिशन कैंप से लेके गुआंतानामो बे और अबू गराब जैसे घिनौने जेल आपको भूल नहीं सकते आप। अब जो इसके अंदर बात यह है कि ईरान के पास देखें
देखें सख्त की बात यह है कि देखना यह है कि क्या ईरान के पास लॉन्चर पैड इतनी तादाद में मौजूद हैं मिसाइल के, और दूसरी जानिब वो मिसाइल कितनी तेजी से बना सकते हैं। साथ ही साथ रूस का यह कहना कि अगर खित्ते के अंदर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर जंग हुई तो फिर पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि रूस को कहीं ना कहीं ये शक हो चला है या इंटेलिजेंस है उनकी कि वो ईरान को देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि देखने में यही आया कि अमेरिका को जब जब नाकामी का सामना करना पड़ता है तो फिर वो कोई ना कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है। जैसे अफगानिस्तान में जाने से पहले मदर ऑफ ऑल बॉम्ब उन्होंने इस्तेमाल किया, डेजी कटर इस्तेमाल किए, जिनको मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल हुई हैं ये आखिर अमेरिका ने ही की हैं। अब इस सारे के अंदर उनके एक और भी प्लान है, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को भी आइसोलेट किया जाए, चाहे वो मुआशी अदम इस्तेहकाम ला के, चाहे वो तेल की बंदिश करा के, या अरब दुनिया से जो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर हम ऑयल ले लिया करते थे, शायद अब हमारे लिए उसके अंदर रखने डालने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपना फैसला किया हुआ है। पाकिस्तान इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ भी एक अपना जो एक स्ट्रेटेजिक नौयत की जंगी तैयारी है उसके हवाले से काम कर रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो ये है कि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप तनहा हो रहा है और दुनिया के अंदर उसको एक फाते के तौर पर नहीं बल्कि एक जारे और जालिम के तौर पर देखा जा रहा है। अपने और ये मुल्क जो में भी तनहा हो रहा है। जी, और ये जो मॉरल विक्ट्री है ये तो पहले ही ईरान के पास चली गई है। अब जिस तरीके से तेल अवीव के ऊपर, हैफा के ऊपर और दीगर जगहों पे जो इजरायली टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक मिसाइल 80 मिसाइल बन जाता है। तो ये तो ईरान ने जो टेक्नोलॉजी दी है इसके अंदर तो इजराइल बिल्कुल नाकाम और बेबस हो गया है। दूसरी जानिब चीन और रूस बाकायदा ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने किसी सूरत अमेरिका को इस खित्ते के अंदर जाने नहीं देना, और साथ ही साथ उनकी नाक भी रगड़वानी है। इसलिए आप देखें कि किस तरीके से वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना भरपूर सपोर्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये एटम बम बनाने से भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो मुज्तबा खामेनेई साहब के लिए है वो ये है कि क्या वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के अपने वालिद के हामी होंगे, यानी कि उसकी नफी करेंगे या उसकी हमायत करेंगे। क्योंकि आज ईरान की सॉवरेनिटी और सेफ्टी और सिक्योरिटी आज न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी हुई है, और अगर ईरान ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि मगरिब उसको, खास तौर पे इजराइल उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खतरनाक अमल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा गजनफर अली साहब, सर यकीनी तौर पर आपका इस हवाले से बहुत अबूर देखा है मैंने, और आपने बड़ा एक पढ़े लिखे किस्म से आप एक तज्जिया करते हैं। सर ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ये किस जानिब जा रहा है, और ये जो सीज फायर है वो आप क्या कहते हैं? अगर अक्ल दानिश पर मुनहसर होकर हम देखें तो इस वक्त सीज फायर कितना दूर है? क्या मजीद ताकतें इसी में अंदर एंटर होती हुई नजर आती हैं इस तमाम मसले में? देखिए, बात ये होती है, अगर आप चूंकि स्पेसिफिकली सीज फायर की बात कर रहे हैं, सीज फायर का प्रोसेस ये होता है कि उसको कोई ना कोई बड़ी ताकत दुनिया, या आज की दुनिया को अगर आप देखें, जब नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया तो पुरानी अगर आप कोई चीज उठा के देखेंगे उसमें या तो जो अग्रेसर होता है जिसने उस चीज को शुरू किया होता है, या तो वो खुद को इनिशिएटिव लेता है, या जो बड़ी ताकतें होती हैं जो उनकी इक्विटेबल। अगर आज को आप उठा के देखेंगे तो आप चाइना का स्टेटस देखेंगे, या आप रशिया का स्टेटस देखेंगे, या कल क्यूमुलेटिवली आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, यूरोप के फ्रेगमेंटेड मुल्कों को नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन को देखेंगे जिसके अंदर तमाम ममालिक आते हैं। तो वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर कोई मिडिल पावर शामिल हो जाती है, और जो मिडिल पावर होती है वो बन जाती है मॉडरेटर बिटवीन अग्रेसर और जो जिसके ऊपर अग्रेशन हुआ है। यानी अगर आप इजराइल या अमेरिका और ईरान की बात करें तो उस तरीक़ाकार से प्रोसेस आगे चलता है। आज की इस जंग की प्रॉब्लम यह है कि जो मिडिल पावर जिन्होंने होना था, जैसे आपने देखा कि एक जो है वो कतर एक रोल प्ले करता रहा, या सऊदी अरब एक रोल प्ले करता रहा,
ये जो मिडिल पावर्स हैं वो तो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं। उसको आपने देखा उनके अंदर खुद जंग हो रही है। कल भी जो रिफाइनरी जो तेल की जगह पे मिसाइल मारा गया वो बहरीन से फायर हुआ है और इसीलिए ईरान ने फिर रिस्पॉन्ड किया। तो वो तो अभी तक चांस नजर नहीं आ रहा। जो बड़ी ताकतें हैं उसमें रशिया और अमेरिका ने अगर किसी चीज को, रशिया और चाइना ने किसी चीज को इनिशिएट किया था, तो आप याद रखिएगा जब तक अमेरिका उसके इन टेंडम नहीं आता, क्योंकि P5 में अमेरिका भी बैठा हुआ है, तो वो चीज आगे किस तरह चलेगी और चाइना किसको लेके आगे चलेगा। अब चाइना पाकिस्तान को लेके आगे चल सकता है, पाकिस्तान का चले, ईरान अमेरिका से तो कोई बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या इजराइल उसकी बात सुनेगा। और जिस वक्त अमेरिका उस लाइन पे नहीं आता कि हाँ जी हमने इसको खत्म करना, उस वक्त तक इजराइल उस बात को नहीं सुनेगा। तो फिलहाल जब आप चेस को पढ़ते हैं, ग्लोबल चेस को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर तो सीज फायर के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। उसके साथ साथ ईरान ने देखा, आपने कहा है, उनके अली रंजानी ने कहा कि नहीं हम तो व्हाई शुड वी गो फॉर सीज फायर। हमने तो पहले भी 2 दफा मुज़ाकरात करने की कोशिश की, एन मुज़ाकरात के दरमियान उन्होंने हमारे पर गोले मार दिए, तो अब तो हम नहीं करते। और ये भी याद रखिएगा कि ईरान के पास, ईरान ने, आप ना इस वॉर के सिस्टम को, इस वॉर की टेक्नोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है, इस वॉर की स्ट्रेटेजी को समझना बड़ा जरूरी है जब हम बात करते हैं कि वॉर कितनी लंबी होगी। क्योंकि ये जंग बुनियादी तौर पे इस वक्त ईरान ने इस जंग को एक वॉर ऑफ, वो जो होता है ना, 2 चीजें होती है, वॉर ऑफ एट्रिशन और एक होती है वॉर ऑफ एसिमेट्रिक एंड्योरेंस। और वॉर ऑफ एसिमेट्रिक एंड्योरेंस जो है ना, उसके 4 नुकात होते हैं, 4 पहलू। पहला होता है कि आप रीजन को सैचुरेट कर दे, तो आपने देखा रीजन सैचुरेट हो गया, तमाम मुल्कों के अंदर जंग है। दूसरा होता है कि आप अपना मिसाइल सिटी को यूज करें, और मिसाइल की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, वो आपको पता है। और तीसरा ये होता है कि जी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कोई जो है कॉम्प्रोमाइज है। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर वॉर इस सिमेट्रिक ऑफेंसिव एंड्योरेंस की, कि आप वेपनाइज एनर्जी जो है उसको वेपनाइज कर दें। अब आपने देखा कि अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो पूरी दुनिया में एक वेपनाइज हो गई है एनर्जी, और पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बाद जो पुराना जखीरा पड़ा हुआ था, $72 उसकी कीमत उठा के ₹50 पाकिस्तान के अवाम, बिल्कुल ये जो वेपनाइज हो गई है, इसके अंदर अब ईरान ने सिस्टम को चूंकि चेंज कर दिया है और ये बढ़ गई है वॉर एट्रिशन ऑल्सो। तो अगर दुश्मन 100 मिसाइल फायर करेगा, अगर ईरान 4 भी मिसाइल फायर कर देगा तो वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब यहाँ सोच की जरूरत है कि आएगा दरमियान में कौन सीज फायर कराए। यूएनओ तो खत्म हो गई, यूएनओ तो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई है, उसको तो उठा के आपने रद्दी की टोकरी। सर इसी पर सर बात करेंगे, लेकिन ना एक ब्रेक का काफी दबाव है मेरे पे सर, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर यहीं से सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक और फिर उसके बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट्स बाकी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, अब क्योंकि समअप करना है प्रोग्राम, सर हमने इब्तदा देख ली है, इंतहा क्या होगी? अगर अमेरिका नाकाबिले तस्खीर है तो क्या ईरान काबिले तस्खीर है? नहीं, जब कौम फैसला कर लेती है कि उसने शहादत की मौत को अपनाना है या इज्जत से गले लगाना है मौत को, तो फिर उनको हराया नहीं जा सकता। देखिए, पहली बात यह है कि जब तक बर्री फौज अमेरिका की नहीं उतरेगी एक बड़ी तादाद में, 4 से 5 लाख फौज, तब तक ये मामला नहीं चलेगा। क्योंकि बमबारी से अभी तक तारीख के अंदर अमेरिका ने कभी किसी मुल्क को शिकस्त नहीं दे सका। इसके अलावा जो मेरा ख्याल है कि अब कोई उन्होंने, क्योंकि एक बहाने से शुरू किया था, एक प्रीटेक्स्ट पे खत्म करना है, कोई बड़ी एयर स्ट्राइक करके कोई ऐसा माहौल बना के फिर कह देंगे कि जी हम तो जंग जीत गए, क्योंकि अरब दुनिया की जानिब से बड़ा प्रेशर आ रहा है। देखिए ना, उनके पास 85% उनका फूड इंपोर्ट के ऊपर है, उनका पानी खराब हो रहा है, उनका माहौल खराब हो रहा है। ये जो इलाकाई ताफुन और ये पैदा हो गया है, जिस तरह से आलूदगी, ये इनके लिए बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये अरब दुनिया जो कह रही है तकरीबन $3 ट्रिलियन उन्होंने अमेरिका के साथ कहा हुआ है पैसे इन्वेस्ट करने का, वो कह रहे हैं कि हमारा तो तुमने टूरिज्म का भी भट्टा बिठा दिया, एविएशन इंडस्ट्री का भी, और तुम जो अपने
अपना हिफाजत ना कर सके तो मेरी हिफाजत क्या करोगे? देखें, एक मैं बिल्कुल ठीक छोटी हो सी गया। बात कर दूं। जी, जी। 1980 के अंदर F-15E जहाज बना था और उसके बाद से लेके कभी कोई हादसा पेश नहीं आया उस जहाज को। माशवाए जो अब कटी पतंगों की तरह ये गिर रहे हैं जहाज, और ये बिल्कुल फ्रेंडली फायर से नहीं हुआ। ये हर जहाज के अंदर जो उनके रेडार सिस्टम होते हैं, जी। उनके अंदर फ्रेंडली सिग्नेचर्स होते हैं। बगैर कभी दुश्मन के जहाज के ऊपर हमला किया जाता है, कभी अपने जहाज पर हमला नहीं किया जाता, वरना तो बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान भारत जंग में हम अपने जहाजों को मार रहे होते। हमने फिर दुश्मन की जहाजों को मारा ना, इसलिए जी, ये बात बिल्कुल कतई गलत है। अमेरिका गलत है। की ठीक हो गया। असल में जो ज़लालत है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गज़फ़र साहब, वही आखिरी कुछ लम्हात हैं। सर, क्या देखते हैं इस तमाम सूरत हाल में, क्योंकि अमेरिका अब कहता है कि बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान पर, तो क्या हम इस हवाले से सोचें कि वो क्या कर सकता है अपनी इस हजीमत से जान छुड़ाने के लिए? एक है ऐसा सिस्टम जो स्पेस से ऑपरेट होता है, स्पेस के सिग्नल जो कैच करता है और हर एक चीज को अपने ऑर्बिट के लेके के अंदर ले आता है, जिसका अमेरिका ने पिछले दिनों एक्सपेरिमेंट भी किया, तजर्बा किया। ऐसा सिस्टम उसको कहते हैं। अब इसके बाद क्या वो खला से कोई चीज लेके आएगा, क्या वो जमीन के अंदर से कोई चीज निकालेगा? क्योंकि इजराइल बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है। इजराइल के अंदर तो अभी अमेरिका ने उनको सैंक्शन की है, एक ग्रांट सैंक्शन किया और हथियार प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ क्लस्टर्स बॉम्ब, इंटेंसिटी ऑफ बॉम्ब डिजाइन, हाइपरसोनिक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये इस्तेमाल, और ये जो भी कुछ होगा वो इसराइल की भी तबाही है, ईरान के ऊपर भी बहुत इफेक्ट आएगा, और उस इफेक्ट से खलीजी ममालिक बड़ी बुरी तरह वो तो पहले ही उनकी इकोनॉमी बैठ गई है। आप देख लिए सारी एयरलाइन ग्राउंड हुई है, टूरिज्म है कुछ नहीं, लोग वहां से भाग रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबाही का सिस्टम आने वाला है। और चूंकि पाकिस्तान भी एक नियर विसिनिटी में लोकेटेड है, हम ईरान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये तमाम चीजें फैल सकती हैं। लेकिन एक चीज जाते जाते कहना चाहूंगा कि वो जहन में ये रखिएगा कि ईरान ने टर्की के ऊपर हमला नहीं किया, हालांकि टर्की का एयर बेस जो है बहुत बड़ा एयर बेस है। तो जरा सोचिएगा क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि वो टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, और नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक मुल्क पे हमले का रिस्पॉन्स जो है तमाम नेटो कंट्रीज को देना पड़ेगा। तो अगर नेटो कंट्रीज दरमियान में आ गए, यूरोपियन कंट्रीज आ गए, तो फिर आप एक वर्ल्ड वॉर की सूरत देखेंगे। अदरवाइज ये वॉर जिधर थिएटर ऑफ वॉर जो बन गया है, ये थिएटर ऑफ वॉर जो है यहीं तक लिमिटेड रहेगा। इसलिए टर्की ईरान जो है वो भी इसी थिएटर ऑफ वॉर पे कंसंट्रेट कर रहा है। तो अभी तक फिलहाल जो वॉर है वो लिमिटाइज रहेगी इलाकों में, और तबाही जो है वो आपको होती नजर आ रही है और वो होती रहेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार, आप हमारे साथ थे। और उसके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान, हमारे साथ थे। तो नाज़रीन, इस वक्त मामलात यहाँ तक आए कि एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला, तो दूसरी जानिब भी ऑयल रिफाइनरी पर हमला। यकीनी तौर पर ये मामलात बहुत भयानक आग भड़का रहे हैं, और इस आग की तपिश कहाँ तक और कब तक महसूस होगी, फैसला आप सब कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।